carried in a document called curriculum. तो इट इज अ कंप्लीट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसमें सिर्फ हम कंटेंट्स के बारे में ही नहीं बात करते हैं, इवन हाउ टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स को इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे इवेल्युएट करते हैं, ताकि हम चेक कर सकें that whatever we have taught, they have learned all the things, that all these things constitute part of curriculum. Curriculum, इस particular session में I will be discussing what is the meaning of curriculum implementation, the concept of curriculum implementation, what is the importance of curriculum implementation, and then the complete systematic methodology of curriculum implementation. यानी कि जब आपके पास सिलेबस आता है और आपके पास कोई रिवाइज्ड करिकुलम है या आपने नया करिकुलम डिजाइन किया है, तो आपने अपने इंस्टीट्यूशन में या अपने डिपार्टमेंट में उस करिकुलम को कैसे इंप्लीमेंट करना है सिस्टमेटिकली, ये इन चीज़ों पे हम आपके साथ डिस्कशन करें। सबसे पहले हम देखें टोटलिटी में कि हम करिकुलम को कैसे डेवलप कैसे करते हैं, इसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो आप स्टेज वाइज देखिए करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेसेस में फर्स्ट स्टेज जो है उसे हम कहते हैं नीड एनालिसिस स्टेज। जब हम अपना करिकुलम डेवलप करते हैं तो सबसे पहले नीड एनालिसिस स्टेज में हम एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं व्हाई वी नीड टू रन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हम क्यों चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा कोर्स इन मैकाट्रॉनिक्स, तो अगर ये हम इसका करिकुलम बना रहे हैं तो ये हम प्रोग्राम क्यों चलाना चाहते हैं, और जब बच्चे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को ये पास आउट कर लेंगे इस प्रोग्राम को, तो इन्हें कहाँ पे जॉब कहाँ पे मिलेगी, किस टाइप की इंडस्ट्री में इन्हें जॉब मिलेगी, और इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के पास आउट से क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडस्ट्री, और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो ये हम सारी चीजें नीड एनालिसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद सेकंड स्टेज आती है हमारी करिकुलम डिजाइन स्टेज। करिकुलम डिजाइन स्टेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट विल बी टॉट टू द स्टूडेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम, और कौन सा सब्जेक्ट हम किस सेमेस्टर में पढ़ाएंगे ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, और हर सब्जेक्ट के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इसके डिटेल कंटेंट क्या होंगे, थ्योरी में हम क्या पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल्स में हम क्या करवाएंगे, ये सभी चीजें हम डिसाइड करते हैं करिकुलम डिजाइन स्टेज। ओके, और जब हमारा करिकुलम डिजाइन स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। हमारा एक करिकुलम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में पूरे का पूरा सिलेबस हमारे पास रेडी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है हमारी, वो है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आपके पास ये करिकुलम इंस्टीट्यूशन में करिकुलम डॉक्यूमेंट आ जाएगा और आपने उसे इम्प्लीमेंट करना है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी एक स्टेज और है कि अगर कहीं पे आपने जो करिकुलम डेवलप किया है या करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आती है, उसे हम कहते हैं करिकुलम इवैल्यूएशन स्टेज, जहाँ पे जो भी बॉटलनेक्स हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं करिकुलम के अंदर, कहीं पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो ये हम करिकुलम को इवैल्यूएशन करते हैं और उस पे करेक्टिव एक्शन। So my friends, 4 stages of curriculum development: need analysis, curriculum design, curriculum implementation, and curriculum evaluation. तो आप देखेंगे कि जो थर्ड स्टेज है इस पे हम फोकस करने जा रहे हैं करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन से हम क्या मतलब समझते हैं? देखिए, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है पुटिंग इनटू एक्शन all your resources for actual teaching learning। देखिए, मतलब जैसे कि आपके पास करिकुलम डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, आपके डिपार्टमेंट में करिकुलम अवेलेबल है, तो उसके बाद when your teachers actually start taking classes, when your students actually start performing practicals, आपके लैब में काम हो रहा है, आपकी वर्कशॉप में बच्चे काम कर रहे हैं, the students are going for industrial training,
द स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑफ सम प्रोजेक्ट वर्क, और जब आप एक्चुअली टीचिंग लर्निंग हो रही है, then we say the curriculum is being implemented. So when you put all your resources into action, then curriculum implementation is taking place. और curriculum implementation बहुत ही important स्टेज है। देखिए हम कई बार ये कहते हैं कि आप विजुअलाइज कीजिए कि दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो ये है कि आपने करिकुलम को डिजाइन बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से कर लिया, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन इतनी बढ़िया नहीं की है, तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। और एक और सिचुएशन है कि आपने करिकुलम डिजाइन है वो इतना बढ़िया नहीं किया है, उसमें कहीं पे कुछ डेफिनेटली कुछ दिखते हैं, लेकिन जैसा भी आपने करिकुलम डिजाइन किया उसे इंप्लीमेंटेशन उसकी बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से बड़े अच्छे एफर्ट करके आपने इंप्लीमेंटेशन को प्रॉपर्ली कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो आपका सेकंड सिचुएशन है जहां पे आपने करिकुलम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया है, वहां पे आपको ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, वहां पे आपको ज्यादा कॉम्पिटेंट बच्चे आपको मिलेंगे। तो इंप्लीमेंटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब आप इंप्लीमेंटेशन पे आए तो कहीं पे भी कोई दिक्कतें हैं वो आइडेंटिफाई करें और उस पर करेक्टिव एक्शन लें। अब आप देखिए करिकुलम इंप्लीमेंटेशन में मैं आपके साथ थोड़ा सा एस्पेक्ट और मैं शेयर करना चाहूंगा। करिकुलम इंप्लीमेंटेशन जैसे मैंने बताया, इसका मतलब है पुटिंग इनटू प्रैक्टिस द कोर्स ऑफ स्टडी, द सिलेबस, जो भी आपने सिलेबस बनाया है, जो भी आपने कोर्सेज डेवलप किए हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट कंटेंट्स बनाए हैं, व्हेन यू पुट ऑल दिस थिंग्स इनटू प्रैक्टिस, तब आपका करिकुलम इंप्लीमेंटेशन होता है। देखिए इंप्लीमेंटेशन में एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि so the students must acquire knowledge, skills and proper attitude। ये हम तीन चीजें ही हम जब भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो तीन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। या तो हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, या बच्चों के अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं, या उनको राइट टाइप ऑफ एटीट्यूड दे रहे हैं। तो करिकुलम इंप्लीमेंटेशन के दौरान ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा, ये हमने देखना है कि स्टूडेंट्स मस्ट एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। और इसके लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हमें इंप्लीमेंटेशन के दौरान एक बड़ा ही सही ढंग से एक प्रॉपर लर्नर एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे अगर लर्नर को या स्टूडेंट्स को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, वो कोई क्लैरिटी चाहता है, या स्टूडेंट के माइंड में कोई डाउट्स हैं, वो अच्छे ढंग से टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकें, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, तो सही एनवायरनमेंट होना इंस्टीट्यूशन के अंदर, क्लासरूम के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर बहुत जरूरी है। सो राइट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड लर्निंग मस्ट टेक प्लेस, ये जो चीजें हैं ये करिकुलम इंप्लीमेंटेशन के साथ कनेक्टेड है। तो उसके बाद आप देखिए, हम जब करिकुलम हमारे पास इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास आता है, आप मान लीजिए कि आपने करिकुलम आपके पहले चल रहा था और आपने नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से करिकुलम को रिवाइज किया है और रिवाइज करिकुलम को आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव करेंगे। देखिए पहले तो मैं आपको अभी जो हमारे सिस्टम चलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास सिलेबस रिवाइज आ गया, तो जनरली ये होता है कि डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, वो एक पेज का या 2 पेज का सिलेबस है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस है, वो जनरली टीचर को, जो भी कंसर्न टीचर है, उसको पास ऑन कर दिया जाता है और उसको कह देते हैं कि भाई लास्ट पहले आप ये पढ़ा रहे थे, अब करिकुलम रिवाइज हो गया, तो अब आपने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाना है, या इसके कंटेंट चेंज हो गए हैं, अब आपने ये नए वाला सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो इस ढंग से करिकुलम को हम करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मैं समझता हूँ कि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन को बड़े सिस्टमेटिकली हमें करना चाहिए, बड़े स्टेप बाय स्टेप हमें मूव करना चाहिए, नॉट ऑटोमेटिकली हमें हमें कैसे मूव करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट स्टेप अगर जैसे ही नया करिकुलम या रिवाइज्ड करिकुलम या सिलेबस आपने तो पहला स्टेप होगा डिपार्टमेंट लेवल पे आप को एनालाइज कीजिए कंप्लीट पूरे करिकुलम को, पूरे सिलेबस को आप देखिए कि इसके अंदर क्या चेंजेस हैं। एक टीम बैठेगी, लेक्चरर्स हैं, सीनियर लेक्चरर्स हैं, ये इकट्ठे 5 या 7 5 to 7 पर्सन की टीम है, ये बैठ के कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग सिलेबस हमारे ये रिवाइज सिलेबस में क्या है। कोई सब्जेक्ट है वो डिलीट कर दिया गया है, कोई नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है, कोई प्रैक्टिकल्स में चेंजेस आए हैं, कोई पूरे के पूरे कोर्स, कई बार पूरे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस आ जाती हैं, कई बार हमारा एवोल्यूशन में चेंजेस आ जाती हैं। तो ये पहले आप चेक करें कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस की गई, ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये होगा कि आप सभी फैकल्टी मेंबर्स को आप ओरिएंट करें कि हमारे के अंदर ये चेंजेस हैं और हमारे जो रिवाइज करिकुलम है उसके ये सैलिएंट फीचर हैं। सैलिएंट फीचर्स का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपने ट्रेनिंग रखी हुई है, प्रोजेक्ट वर्क रखा हुआ है, कोई नए सब्जेक्ट्स कोई ऐड किए हैं, कुछ डिलीट किए गए हैं, तो ये सारी चीजें आप टोटलिटी में सभी फैकल्टी मेंबर्स को इसके बारे में ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। हमारी अप्रोच ये होना चाहिए कि सभी फैकल्टी मेंबर को जो सभी करिकुलम क्या चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हम कहीं ना कहीं पे मिस आउट करते हैं। उसके बाद आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें अब उसके बाद आपको जब आप करिकुलम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, आपको यू विल नीड इक्विपमेंट, मशीन्स, टूल, आपको बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट ईयर के खत्म होने तक मैं हम ये ले लेंगे और सेकेंड ईयर तक हम ये चीजें ले लेंगे, थर्ड ईयर में हमने ये चीजें खरीदनी है, कोई चीजें आपने रिपेयर करने वाली हैं तो वो वाला भी आपको प्लान करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लान हम आपको बिल्कुल इसी में एक पूरा ऑपरेशन प्लान भी बनाएंगे कि कैसे ऑपरेशन प्लान तैयार करके रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिसोर्सेज को लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे जो ये टेक्निक हैं वहां पे आप देखेंगे कि हमारा अराउंड 50 to 60% है वो स्किल डेवलपमेंट पे जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड मशीन्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, ये हमारी लैब्स में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, उसके बाद आप देखिए अगला स्टेप जो है वो है ट्रेनिंग इन इमर्जिंग एरियाज। देखिए एक और जब आप रिवाइज करिकुलम को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आप डिपार्टमेंट पे मान लीजिए एक रिवाइज करिकुलम में 3 सब्जेक्ट्स आ गए हैं, उसके डिटेल कंटेंट भी डिफरेंट हैं, उसके अंदर प्रैक्टिकल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। नाउ समवन हैज टू बी गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू टीच दोस सब्जेक्ट। तो कोई टीचर है वो नए सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा। अब अगर टीचर भी ऑपरेटेड नहीं होते हैं, टीचर में ऑल्सो से कि सर ये तो नया सब्जेक्ट है, ये मुझे नहीं आता है, खुद ये चीजें नहीं पता है, तो मैं तो प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं पाऊंगा। दैट मीन्स टीचर्स हैव टू बी ट्रेन्ड। टीचर्स के लिए प्रॉपर ट्रेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज में या जो इमर्जिंग एरियाज हैं सिलेबस के अंदर डाले हैं हमने, उन एरियाज में हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसे भी आपको हमें करना पड़ेगा कि मैं आई आइडेंटिफाई द टीचर एज ए प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई आइडेंटिफाई कि ये 3 या 4 नए सब्जेक्ट हैं और इन नए सब्जेक्ट्स को ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं ये हैंडल करेंगे और इनको आप फिर प्लान करेंगे कि इनको पहले ट्रेनिंग दिलवाई जाए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडस्ट्री के आप भेजेंगे रिलेटेड टू दो सब्जेक्ट एरिया और वहां पे इनको ट्रेनिंग दिलवाई जाए ताकि सो दैट दे आर कॉम्पिटेंट टू टेक अप दोस सब्जेक्ट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टी इन इमर्जिंग सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद आप देखिए
प्रेपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज। ये भी एक बड़ा एरिया है कि आप देखेंगे कि देयर आर मेनी सब्जेक्ट एरिया जहां पे अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए भी हमें वी नीड टू प्लान फॉर दिस वन। अगर हम धीरे धीरे प्लान करें कि सिस्टम में टू फॉर्म ए टीम ऑफ and they focus on developing good instructional आप जहाँ पे इंस्ट्रक्शनल कंडीशंस की तरफ से, लेकिन कई बार वो उस लेवल का नहीं। स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि कुछ बुक्स हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ठीक है, लेकिन वो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स के लिए शायद डिप्लोमा लेवल की बुक अवेलेबल है तो वो आईटी के नहीं है। तो सभी प्रोग्राम्स का जो है लेवल है वो डिफरेंट है, उसमें कंटेंट क्या जाए, प्रैक्टिकल के कंटेंट क्या जाए, वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोग्राम। तो कई बार आप देखेंगे अच्छा इसमें भी इंस्टीट्यूशन को फोकस करना पड़ेगा कि हम प्लान करें कि कैसे इंस्ट्रक्शन मटेरियल को तैयार करें। डिपार्टमेंट से बात करते हैं या फैकल्टी मेंबर से बात करते हैं या उनसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इम्प्लीमेंटेशन में, तो जब हम टीचर से बात करते हैं तो देन दे विल टेल नंबर ऑफ प्रॉब्लम कि सर हमारे डिपार्टमेंट में ये चीज अवेलेबल नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन में ये चीज नहीं है, और अगर ये चीजें अवेलेबल होंगी तो हम अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं, हम करिकुलम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट आर दोस थिंग्स, वो कौन कौन सी चीजें हैं ऐसे टीचर जो आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में नहीं है, आपके इंस्टीट्यूशन में नहीं है, या आपको एज ए क्लासरूम में वो चीजें आपको अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण आप करिकुलम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इनके बारे में सोचे, आपको काफी चीजों के बारे में आइडिया है। आई थिंक यू कैन गिव बेटर फीडबैक। ये मैं फीडबैक आपसे मैं एट द एंड ऑफ द सेशन में ले लूंगा, लेकिन आप देखिए मैं कुछ पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक तो ये चीज आप सभी एग्री करेंगे कि चाहे मशीन्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट है, एक तो ये है लैब्स के अंदर इक्विपमेंट है वो कई बार अवेलेबल नहीं है। इवन क्लासरूम के अंदर कई बार आपके पास फैसिलिटीज आपके पास नहीं मिलेंगी। चेयर्स, टेबल या लाइट अरेंजमेंट, लाइट फैन, ओके ये तो ठीक है, लेकिन इन एडिशन टू दैट आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फैसिलिटी क्लासरूम के अंदर हो, आप कोई फिल्म दिखाना चाहते हैं, आप कोई स्लाइड दिखाना चाहते हैं, इसकी फैसिलिटी हो, या अगर आप कोई ऑडियो विजुअल एड दिखाना चाहते हैं, मॉडल कोई दिखाना चाहते हैं, तो कट सेक्शन मॉडल है, और अगर आप मॉडल तभी दिखा पाएंगे अगर आपके इंस्टीट्यूशन में या डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। तो रिसोर्सेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये फैक्टर है, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपका इंप्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है मोटिवेटेड टीचर्स। एक तो ये चीज है, एक तो पॉइंट ये है कि हमारे पास कई इंस्टीट्यूशन में तो फैकल्टी मेंबर्स ही डिजायर्ड जो स्ट्रेंथ है वही नहीं है। कई जगह पे जब हम विजिट करते हैं हम चेक करते हैं कि आपके सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, तो हमें बताया जाएगा कि 25 है या 30 है। फिर हम चेक करते हैं कि एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, तो कई बार देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशन जहां पे आप देखेंगे कि एक्चुअल स्ट्रेंथ है इट इज अराउंड 50% और 60% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो एक तो ये है कि हमारे पास स्टाफ या फैकल्टी की कमी है, एक तो ये पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी फैकल्टी है या जितनी भी स्टाफ है, दे शुड बी मोटिवेटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दे शुड बी कमिटेड एंड मोटिवेटेड। अगर पूरे and we will take proper action और करिकुलम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करेगी। ये अगर मोटिवेशन है हमारे टीचर्स में तो करिकुलम अच्छे ढंग से इंप्लीमेंटेशन हो पाएगी। ओके,
और कोई पॉइंट देखिए, एक और पॉइंट आप देखिए, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एज फार एज कैरिकुलम इंप्लीमेंटेशन इज कंसर्न। देखिए कैसे, स्टूडेंट का लेवल क्या है, इनटेक लेवल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि हम विजुलाइज करते हैं कि हमारे पास अगर हम पॉलिटेक्निक में हैं तो हम विजुलाइज करते हैं कि एक 10+ का हमारे पास एक नॉर्मल बच्चा हमारे पास आना चाहिए, या हम इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं तो एक +2 का एक नॉर्मल बच्चा हमारे पास होना चाहिए, एवरेज बच्चा हमारे पास होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि स्पेशली हमारे नॉर्दर्न रीजन में आप देखिए कि आजकल ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, और आप आपस में आप लीग से बात करें और आप अदरवाइज भी देखेंगे कि जो हमारे पास आजकल बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या पॉलिटेक्निक्स में जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनका लेवल वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। I mean, उनका जो इनटेक लेवल है, एंट्री लेवल है, दैट इज पुअर। दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। उन्हें जो चीजें को समझने में, जब हम फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनको समझने में दिक्कत है। तो एंट्री लेवल, इनटेक लेवल ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनका लेवल प्रॉपर है तब हम आराम से सिलेबस को अच्छे ढंग से कवर कर पाएंगे, और उनका अगर बहुत बढ़िया एंट्री लेवल है तो हमें कोई परेशानी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में। तो कई बार आप देखेंगे कि हमें कई बार ब्रिज कोर्सेज भी चलाने पड़ते हैं, ताकि वो जो लेवल है जो हमारे स्टूडेंट का लेवल है उसे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। स्टूडेंट्स का कंप्रीहेंशन लेवल, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट if we want to properly implement the curriculum. उसके बाद और देखिए 2-3 और आप फैक्टर्स देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लीडरशिप एट द इंस्टीट्यूट लेवल, लीडरशिप एट द डिपार्टमेंट लेवल। अगर हम टीचर्स को जो एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हैं, अगर हम उनको फ्रीडम दें, इफ दे वांट टू डू समथिंग इनोवेटिव, अलग ढंग से कोई टीचर पढ़ाना चाहता है, अलग स्टाइल से पढ़ाना चाहता है, एक यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग है, ये वाली चीजें अगर हम प्रमोट एनकरेज करें, फ्लेक्सिबिलिटी दें, टीचिंग लर्निंग सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करें, ये चीजें अगर हम एनकरेज करें और उसके रिजल्ट देखें, और अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो उसको एनकरेज करें। तो इसमें प्रिंसिपल, एचओडीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दैट दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। दे हैव टू इंश्योर कि करिकुलम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, और जहां पे भी अगर कोई डिफिकल्टीज हैं फैकल्टी मेंबर की, स्टाफ मेंबर्स की, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सॉर्ट आउट किया। ओके, और पॉइंट देखिए आप, लिंकेज विद द इंडस्ट्री। दिस अगेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन करिकुलम इंप्लीमेंटेशन, because ultimately we are training the students so that they get gainful employment in the industry. Ultimately तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल बी गोइंग टू द इंडस्ट्री। तो क्यों ना हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को इंप्लीमेंटेशन में भी इन्वॉल्व करें। और इंप्लीमेंटेशन में कैसे इन्वॉल्व करेंगे कि मे बी वी इनवाइट सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स, एक तो ये हमारा मेथड है, और वी टेक द स्टूडेंट्स फॉर सम इंडस्ट्रियल विजिट पे लेके जाएं और वहां पे दिखाएं कि क्या, इवन हम कोई प्रोजेक्ट वर्क भी देते हैं बच्चों को, वो भी कोई लाइव प्रॉब्लम मिल जाए इंडस्ट्री से और उस पर हमारे स्टूडेंट्स काम करें। अगर हम लिंकेज रखेंगे के साथ तो अच्छे से आप देखिए एनवायरमेंट एंड कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा इंस्टीट्यूशन का कल्चर और एनवायरमेंट अच्छा होगा, आप कह सकते हैं हमारे आसपास नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट ऑल अराउंड, ग्रीनरी ऑल अराउंड। हमारे क्लासरूम में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है, हमारी टेबल, चेयर्स या और भी चीजें हैं अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज की गई हैं, कोई चीजें टूटी नहीं है, आसपास गंदगी नहीं है। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है
तो आपके दिल करेगा आपके इंस्टीट्यूशन में अच्छे ढंग से पढ़ाने का, स्टूडेंट का भी दिल करेगा, they will be coming to the institution, they will be attending the classes. So environment plays a very important role in proper implementation of the care. Okay. उसके बाद आप देखिए, अब आप कंप्लीट, मैंने आपको कुछ मैंने शेयर किया कि कौन से फैक्टर्स हैं, फिर मैंने थोड़े से आपको स्टेप्स भी बताए। अब आप टोटल, जैसे मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा था कि एक पूरी ऑपरेशन प्लान हम बनाएं कि पूरी मेरी प्लान क्या होगी इफ आई हैव टू इंप्लीमेंट द केयर। उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी प्लान कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि मेरे ब्रॉड एरिया कहाँ पे हैं जहां पे मैं फोकस करूंगा रिलेटेड टू करिकुलम इंप्लीमेंटेशन। मान लीजिए मैंने फैकल्टी को ट्रेनिंग करवानी है ताकि वो नए सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस किए गए वो पढ़ा सके, तो ये एक ब्रॉड एरिया हो गया। मान लीजिए मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है करिकुलम, रिवाइज करिकुलम को इंप्लीमेंट करने के लिए, मैंने तो इक्विपमेंट खरीदना है, मैंने मशीन खरीदनी है, तो ये भी एक बड़ा ब्रॉड एरिया हो गया। सो मेरा पहला स्टेप ये होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ की एरियाज, की एरियाज को मैं आइडेंटिफाई। उसके बाद मेरा सेकंड स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड टास्क। कई बार ना की एरिया बहुत बड़ा होता है, तो अगर की एरिया बहुत बड़ा है तो उसको मैं छोटे छोटे में टास्क में मैं बांट लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मैंने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, ये मेरा ब्रॉड एरिया कि आई वांट टू आई हैव टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज फॉर इंप्लीमेंटिंग द करिकुलम। अब ये एक बड़ा एरिया है ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। अब इसमें ये हो सकता है कि एक तो मैं एक मशीन तो ये दूसरी चीज होगी। इसके साथ कोई और भी कोई एस्पेक्ट आ सकता है। मान लीजिए मेरे पास कंप्लीट लेबोरेटरी ही नहीं है, मैंने पूरी की पूरी लैब ही सेटअप करनी है, तो ये मेरा एक अलग टास्क हो गया। तो इस तरह से कई बार एरिया, ब्रॉड एरिया कई बार होता है, तो उसे ये छोटे छोटे टास्क में बांटना। उसके बाद आप देखिए अगला स्टेप होगा मेक द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द की एरियाज ऑफ द ब्रॉड। अब आप मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, मान लीजिए मैंने कोई मशीन खरीदनी है, तो मैंने एक फैकल्टी मेंबर की मैंने उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि आपने ये काम करना है। एक और दूसरी फैकल्टी मेंबर को मैंने रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि ओके दैट यू हैव टू गेट द थिंग्स रिपेयर, अपने चीजों को रिपेयर करवाना है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे ब्रॉड एरिया, देन रिलेटेड टास्क, and then make the person responsible for these areas and tasks. जब ये चीजें आपने कर ली, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप पूरी ऑपरेशन प्लान आपकी बन जाएगी। आप उसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर ये आपने टेबुलर फॉर्म में ये ऑपरेशन प्लान आपकी बन गई, तब आपका करिकुलम इंप्लीमेंटेशन आप बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। एक्चुअली में अगर ये ऑपरेशन प्लान को इंप्लीमेंटेशन आपने ढंग से कर दिया, तो आपका करिकुलम भी अच्छे ढंग से ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होगा। तो आप फोकस करें, हम ये ऑपरेशन प्लान को हम ये कैसे आपको दिखाई कैसे देगी ऑपरेशन प्लान जब ये आपकी बन जाएगी। ये देखिए, आप ये स्लाइड देखिए तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारी ऑपरेशन प्लान है, ये आपको कैसे दिखेगी। ऐसे टेबुलर फॉर्म में आपकी ऑपरेशन प्लान बनेगी। फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा की एरियाज, सेकंड में related task corresponding to that key area, and the third column will have information related to the person who will be responsible for a key area or for the related task. और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और फिर आप देखिए उसके रिलेटेड टास्क एंड कंसर्न पर्सन। जैसे मान लीजिए जैसे एक हम शेयर कर रहे थे कि हम जब करिकुलम, रिवाइज करिकुलम आपके पास आता है, इसके बारे में सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स को ओरिएंटेशन देने की जरूरत है। सभी को बताया जाए कि ये पूरे करिकुलम के अंदर क्या हमने नया डाला है, क्या पुराना डिलीट किया गया है। ये एक मेरा की एरिया, एक ब्रॉड एरिया है। अब इसके अंदर छोटे छोटे टास्क लिखे आप। एक टास्क तो इसके अंदर ये है
दैट यू ओरिएंट द फैकल्टी अबाउट कंटेंट चेंजेस। कंटेंट के अंदर क्या चेंजेस की गई हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर क्या चेंजेस हैं, ये ब्रॉडली आप सभी फैकल्टी मेंबर्स को बताएं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कंसर्न्ड जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि सभी फैकल्टी मेंबर्स को करिकुलम चेंजेस के बारे में ओरिएंट करें। ओके, लेकिन ये तो काफी, ये जैसे मैंने बताया ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये बड़ा एरिया है। इसके रिलेटेड कोई एक दो और टास्क आप देखें। एक और टास्क है एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जब आप रिवाइज करिकुलम, रिवाइज सिलेबस को देखते हैं, आपने उसे इंप्लीमेंट करना है, तो आप ये भी आइडेंटिफाई करें कि हमें एडिशनल रिसोर्सेज की कितने एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो ये भी किसी की ड्यूटी रहेगी। तो इस पे ड्यूटी रहेगी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, या कोई फैकल्टी मेंबर्स हैं, एक या दो आइडेंटिफाई करें फैकल्टी मेंबर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि करिकुलम को एनालाइज करके देखें कि हमें इसे इंप्लीमेंट करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज क्या चाहिए होंगे, उसे हम लिस्ट डाउन करें। ओके, एक और मैं की एरिया बताता हूं, प्रोक्योरिंग द रिसोर्सेज या ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस भी किया है, लेकिन मैं दोबारा इसको लेता हूं। रिसोर्सेज को आपने प्रिपेयर करना है, ये एक बड़ा एरिया है। अब इसके रिलेटेड छोटे छोटे टास्क आप देखिए। सेटिंग अप न्यू लैब्स, आपको मान लीजिए आपके पास आप एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया सिलेबस में, उसके रिलेटेड आपके पास लैब ही नहीं है, तो आपको कंप्लीट लैब आपको सेटअप करनी पड़ेगी, या आपको कंप्लीट नई वर्कशॉप आपको सेटअप करनी पड़ेगी। कई बार आपके पास लैब है या वर्कशॉप आपके पास है, लेकिन इसके अंदर इक्विपमेंट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, तो आपको यू हैव टू प्रोक्योर द इक्विपमेंट। समटाइम यू आल्सो हैव टू इंडक्ट फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स। आपके पास फैकल्टी मेंबर्स की कमी है, आपके पास स्टाफ मेंबर्स की कमी है, तो आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे फैकल्टी मेंबर्स। सो प्रोक्योरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसके लिए, इन टास्क के लिए कंसर्न पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा? फॉर सेटिंग अप न्यू लैब्स एंड वर्कशॉप, प्रिंसिपल और एचओडी। फॉर प्रोक्योरिंग द इक्विपमेंट, एचओडी। एंड फॉर इंडक्टिंग फैकल्टी और स्टाफ, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और प्रिंसिपल। इसमें डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन किसकी जरूरत है? क्योंकि बिकॉज क्वालिफिकेशन की बारे में बात करेंगे, फैकल्टी या स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके बारे में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कम्स इनटू पिक्चर। सो प्रोक्योरिंग द रिसोर्सेज भी एक बड़ा की एरिया। एक और की एरिया मैं आपको और दिखाता हूं, ऑर्गेनाइजिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है कि हम फैकल्टी को ट्रेनिंग दें। फैकल्टी की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है अगर आपने करिकुलम को इंप्लीमेंट करना है। अब इसके रिलेटेड टास्क आप देखिए। एक तो आप फैकल्टी को अपडेट करें नॉलेज स्किल्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वो किसी इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल की या एचओडी। कई बार हमारे टीचर्स को अपने सब्जेक्ट के बारे में तो नॉलेज है, लेकिन क्लासरूम में पढ़ाना कैसे है, ऑडियो विजुअल एड्स को कैसे यूज करना है, पेडागोजी के एस्पेक्ट्स हैं, जो लर्नर है उसकी साइकोलॉजी क्या है, ये इन चीजों के बारे में कई बार उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे फैकल्टी मेंबर्स को अटेंड करनी चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल की और एचओडी की कि वो ऑर्गेनाइज करवाएं, वो हमारे फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भेजें और उनकी नॉलेज स्किल्स को अपडेट रखें। कई बार हमें हमारे जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, एचओडीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है इन मैनेजिंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, अच्छे ढंग से चीजों को हैंडल कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हमें उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इस तरह से हम की एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं, की टास्क आइडेंटिफाई करते हैं, and then responsible. Maybe I will show you one more area, development of instructional resources. कई बार आपके पास अच्छा मटेरियल, इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है, तो ये भी एक बड़ा एरिया है। इसके रिलेटेड टास्क आप देखिए। डेवलपिंग लर्नर मटेरियल, पहले तो आप एक टीम बना के कोई अच्छी टेक्स्ट बुक या लैब मैनुअल इंस्टीट्यूशन लेवल पे बनाएं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सब्जेक्ट टीचर्स की। लेकिन एक बार मटेरियल बना लिया, इससे काम खत्म नहीं हो रहा है आपका। उसके बाद आप उसे
असेस करें, असेसिंग द लर्निंग मटेरियल। आपने जो भी टेक्स्ट बुक बनाई है या नोट्स आपने बनाए हैं या लैब मैनुअल बनाया है, उसको एक टीम द्वारा असेस करे कि इसकी क्वालिटी कैसे है, इस लर्निंग मटेरियल की। क्या कोई और चीज, कोई और टॉपिक नए डाले जा सकते हैं या किसी टॉपिक को कम किया जा सकता है। तो असेसमेंट ऑफ द लर्नर मटेरियल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एचओडी की। और कई बार आप देखेंगे कि अच्छी टेक्स्ट बुक या अच्छा लैब मटेरियल आपको कई बार मार्केट में मिल जाता है। कई बार अच्छी किताबें दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। आप पब्लिशर को कांटेक्ट कीजिए। ई बुक्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल है मार्केट में, देन यू हैव टू प्रोक्योर दोस बुक्स। आपको उसको खरीदना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एक प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल और बच्चे। तो इस तरह से आप ये पूरा ऑपरेशन प्लान बना सकते हैं। और लास्ट जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, मॉनिटरिंग करिकुलम इंप्लीमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिवाइज्ड सिलेबस आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करें, अच्छे ढंग से मॉनिटर करें कि कहीं पे दिक्कत तो नहीं आ रही है। हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, हमारे स्टाफ मेंबर्स को सिलेबस को इंप्लीमेंट करने में किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही है। तो इसमें देखिए छोटे छोटे टास्क आप देखिए। एक तो ये है कि आप इंप्लीमेंटेशन में आपने ड्यूटीज आपने लगा दी, सभी की आपने ड्यूटीज लगाई कि किस फैकल्टी मेंबर ने, किस स्टाफ मेंबर ने किस चीज को हैंडल करना है, किस लैब को हैंडल करना है, ये अपने ड्यूटीज लगा दी। ये ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल और एचओडी की। देन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इज कलेक्टिंग द फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि मुझे लगता है कि जो एचओडीज और प्रिंसिपल नहीं करते हैं कि फीडबैक कलेक्ट की जाए टीचर से, स्टाफ मेंबर से, कि उन्हें करिकुलम को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, कौन सी चीजें डिपार्टमेंट में नहीं है, क्लासरूम में नहीं है, कौन सी चीजें काम नहीं कर रही हैं, कोई सब्जेक्ट में पढ़ाने में, टॉपिक पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, टीचर है सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा रहा है, बच्चों को टेस्ट कैसे ले रहा है, किस टाइप की असाइनमेंट दे रहा है। ये इन चीजों पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक कलेक्ट की जाए और इंडिविजुअल टीचर से रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। देन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन, इंडस्ट्री के साथ हमारे लिंकेज कैसा है, इंडस्ट्री के कितने लोग सेमेस्टर में या साल में हमारे पास आते हैं, हम कितनी बार जाते हैं बच्चों को लेके इंडस्ट्री में। तो ये ड्यूटी रहेगी प्रिंसिपल, एचओडी। और ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट, हमें ट्रेनिंग भी दिलवानी पड़ेगी बच्चों को। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है या इवन प्रोजेक्ट वर्क करवाना है, इंडस्ट्रियल विजिट करवानी है, ये ड्यूटी रहेगी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की। तो इस तरह से अगर करिकुलम को हम करिकुलम को मॉनिटर करें, करिकुलम इंप्लीमेंटेशन को देखें कि किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इंप्लीमेंटेशन में, ये फीडबैक लें टीचर से, स्टाफ मेंबर से, और उस पर करेक्टिव एक्शन। तो अगर हम अच्छे ढंग से, अगर इस टाइप का मैकेनिज्म हमने बनाए हुए हैं, प्रॉपर ढंग से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देन माय फ्रेंड आई कैन एश्योर यू कि आपको इंप्लीमेंटेशन में किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आती है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो इन ए नटशेल मैं यही कहना चाहूंगा कि करिकुलम इंप्लीमेंटेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। और अगर हमने अच्छे ढंग से करिकुलम इंप्लीमेंटेशन कर दिया, तो जो हमने सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे करिकुलम को, जो चाहते थे हम कि ये नॉलेज और ये स्किल हम बच्चों को दे पाएंगे, वो करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पाएंगे अगर आपकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर है। और अगर हमारे स्टूडेंट, हमारे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स और जो इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हैं, अगर वो कमिटेड हैं और पूरे एंथुसियाज्म के साथ काम करते हैं, तो हमें इंप्लीमेंटेशन में इंप्लीमेंट करने में, चीजों को इंप्लीमेंट करने में किसी टाइप की दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू आर मोस्ट वेलकम। I can now request various